सवाल है किठौर विधानसभा क्षेत्र का। मैं ख़ास तौर से किठौर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ जी। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार की बात करोगे तो उसमें हाईवे भी हैं, उसमें मेट्रो भी हैं, उसमें लैपटॉप भी हैं, उसमें सड़कें भी हैं, चाहे वो जनेश्वर की हैं चाहे लोहिया की हैं, उसमें बिजली का भी घरों का निर्माण भी है, उसमें आपके स्कूलों का निर्माण भी है। ये कोई भी ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाए जिस पर अखिलेश सरकार ने काम ना किया हो। और जहाँ से किठौर विधानसभा क्षेत्र का मामला है तो हमारे क्षेत्र में, किठौर विधानसभा क्षेत्र में, हमने ही हमारे ज़माने में 10-12 स्कूल खुले, इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल है, वो खुले। वर्तमान सरकार में तो उनको एक टीचर भी नहीं दे पा रहे, एक चपरासी नहीं दे पा रहे, उनको रख रखाव के लिए ताला खोलने और बंद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो स्कूल खंडर हुए जा रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर ये मास्टर कोई नहीं दे रहे हैं। जो पिछली सरकार में माननीय अखिलेश जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक इंटर डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज दिया था, उसमें 1 किलोमीटर की खरकौदा में सड़क है, अप्रोच रोड, न वो विधायक और सांसद से आज तक नहीं बन पाई। अब स्कूल में आगे को डेवलप डिग्री कॉलेज को और आगे बढ़ाने में उसमें साइंस की क्लासेस, उसमें कॉमर्स की क्लासेस, उसमें मैथ की क्लासेस खोलने पर तो क्या काम होता। मत जो बच्ची वहाँ पर पढ़ने जाती हैं वो बरसात में और होने के बाद में कच्चे रास्ते पर कैसे वो स्कूल में पहुँचती हैं, वो अप्रोच रोड तक आज तक नहीं बन पाई। जो इंटर कॉलेज बन गए हैं उसमें कोई मास्टर नहीं है, ताला खोलने वाला नहीं है, ताले लगे पड़े। चाहे वो गेसूपुर का हो, चाहे वो बड्ढे का हो, या जड़ोदे का हो, या पिपरी खेड़ा का हो, आड़ का हो, कुटले का हो, सैनी का हो, कोई भी किसी स्कूल में जाके देख लो, ये टीचर नहीं दे पा रहे, ये स्कूल को खोलने की व्यवस्था नहीं कर रहा। किठौर में 50 बेड का हॉस्पिटल मैंने आदरणीय अखिलेश जी ने खुलवा दिया था, उसमें मास्टर तक एक नहीं दे पा रहे, डॉक्टर तक नहीं दे पा रहे। जो ITI मैंने खरकौदे में खुलवाई है वो, या जो किठौर में खुलवाई है, दोनों ITI चालू नहीं करवा पा रहे। जो मॉडल स्कूल एक खरकौदे में बनवाया था उसमें चालू करने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। जो बिजली घर मैंने बनवा दिए थे वो बिजली घर बन गए हैं, अगर किसी में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है तो ये एक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं करवा पा रहे। और करवा इसलिए नहीं पा रहे कि जब राम के नाम पर वोट मिलेंगे तो काम करने की आवश्यकता क्या है। बीजेपी के पास, RSS के पास, या इस विचारधारा के लोगों के पास काम करने के नाम पर कोई है नहीं। काम में इनका विश्वास नहीं है, इनका जुमलों में विश्वास है। ये बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, ये 15 लाख दे देंगे, ये अच्छे दिन ले आएंगे, ये काला धन ले आएंगे, ये गैस फ्री करेंगे, ये बिजली फ्री करेंगे, ये आतंकवाद समाप्त करेंगे, ये पाकिस्तान को सबक बनाएंगे, सिखाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ज़बानी तौर पर आखिर में हिंदू और मुसलमान पर आ जाएंगे। तुम्हें 6 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, अपना काम गिनाओ ना कि तुमने किया क्या। अब बताओ ना कि तुमने गैस सिलेंडर अगर गरीबों को दिए थे तो अब तक वो फ्री हो जाने चाहिए थे। अब स्थिति इसके विपरीत है, सिलेंडर तो आपने दे दिए गरीबों को। आज गैस की कीमत जो आसमान छू रही है, उस बेचारे गरीब के पास जो है गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। आप आंदोलन करते थे डीजल के लिए, इनके तमाम नेता जो है वो डीजल और पेट्रोल के लिए और प्याज और दाल के लिए गले में कंठी की माला डाल कर ये आंदोलन करती थी। यही स्मृति ईरानी जी, यही गैस सिलेंडर लेके आदरणीय राजनाथ सिंह जी बैठते थे। इनके तमाम नेता जो है जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर लेकर, और कोई तो बैलगाड़ी में जाके उसमें कई जगह पर विरोध किया। लेकिन अब जब ये सरकार में आए हैं तो आज इनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आज इनकी प्राथमिकता गरीब नहीं है, आज इनकी प्राथमिकता जो है रेल को ठीक करने की नहीं है, आज इनकी प्राथमिकता जो है वो हवाई जहाज़ को ठीक करने की नहीं है, बढ़ाने की नहीं है। इनकी प्राथमिकताएं आज बदल गई हैं। आज इनकी प्राथमिकताएं ये हैं कि पानी सर से गुजरता है तो फिर तो क्रांति होती है। पिछले लंबे समय से जब से कृषि पर बात होनी शुरू हुई, किसान की बात होनी शुरू हुई, ये कहो कि चौधरी चरण सिंह का जब राजनीति में उदय हुआ, वो राजनीति में आए तो सबसे पहले उन्होंने ही जो है वो किसान नाम की चीज़ को भी जो है वो देश के पटल पर रखा, सांसद के पटल पर रखा। वो आए उठ कर, उन्होंने बात करी किसान की, और उसी
किसान आंदोलन को कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान की आवश्यकताओं को लेकर, किसान की दिक्कतों को लेकर, किसान की बदहाली को लेकर कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आंदोलन करे, या अब वर्तमान में ये किसान आंदोलन है। हम लंबे समय से देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग हों या देश के अपोजिशन के लोग हों, जो भी अपोजिशन में रहता वो बराबर ये मांग करते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, तो उससे किसानों का उद्धार होगा। जब ये लोग सरकार में आए तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। मजदूर, इस देश का व्यापारी और इस देश का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। जिन लोगों ने इन कानूनों को पढ़ा और उसकी व्याख्या उसके डेप्थ में नहीं गए, ये तो उनकी आप बात करो। पहला कानून है कि इन्होंने स्टॉक की सीमा जो है वो अनलिमिटेड कर दी। अनलिमिटेड स्टॉक की सीमा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फिर इनको उसको सामान को रखने के लिए लालाओं को, जो इनके चेले हैं उनको, अडानी हो या अंबानी हो, उनको सामान को रखने के लिए, खाने पीने की चीज़ को स्टॉक करने के लिए, सिर्फ इसलिए इन्होंने उस कानून को लाए कि वो पाबंदी खत्म हो जाए। अब इनकी अलग से गोडाउन बन गए। दूसरा कानून लाए तो जो पुरानी मंडी है इनको ख़त्म करके और भी मंडी बनाने की। दूसरा कानून ये है। अब उसका मंडी का क्या होगा? माल स्टॉक करने के लिए इनके पास है, इनके पास मंडी है। जब ये दोनों चीज़ हो तो तीसरा जो है वो कोऑपरेटिव खेती है। ये तो 3 कानून है। तो जिन लोगों की समझ में ये बात आ गई, जिन लोगों ने कानून के बारे में समझ लिया, चाहे वो हरियाणा के हों या पंजाब के हों, ये जिन्होंने अपनी आंखों से इनके वो गोडाउन देख लिए, ये जो फ्राइट कॉरिडोर ये बना रहे हैं सिर्फ इन्हीं मंडियों से मंडी को जोड़ने के लिए, इन्हीं लालाओं की मंडी से मंडी को जोड़ने के लिए जो ये देश का पैसा लगा रहे हैं ये फ्राइट कॉरिडोर में, जो लोग इसको समझ रहे हैं, इसकी बारीकी को समझ रहे हैं, वो सड़क पर बैठे हैं, वो बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्हें सर्दी की परवाह नहीं है, उन्हें बरसात की परवाह नहीं है, उन्हें ओलों की परवाह नहीं है, बर्फ़ की परवाह नहीं है। वो बैठे हैं वहाँ किसानों की रक्षा के लिए। स्टेट का हो चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, और वो जनता जब उनको लाई है, जिता के लाई है, उसके विश्वास पे कितना खरा उतरे हैं, ये तो आने वाले जो चुनाव हैं 2022 के वही बतलाएंगे कि ठोको नीति से कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो तभी अभी सामने आएगा कि योगी जी ने कह दिया कि ठोक दो, तो ठोक तो दिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को लंगड़े किए, लेकिन शायद आज तक उन्होंने इस बात की समीक्षा नहीं करी 4 साल में कि इतने ठोकने के बाद भी क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं है। आवश्यकता है बाबा, ये आखिरी साल है कि अपनी इस नीति को बदलें और जो क्रिमिनल्स हैं उन्हीं को शिक्षकों के पीछे डालें। ये क्या ठोकर नीति उन्होंने दी है? इससे अगर क्राइम कंट्रोल होता तो स्थिति अब तक सही हो जाती। एक नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और वर्तमान समय में अभी हमारे देश की सबसे छोटी इकाई माने जाने वाले गांवों के भी चुनाव हो रहे हैं। माहौल कुछ ऐसा है कि हर पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में लगे हुए हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी विकास की या फिर मूल समस्याओं की बात होती है तो जनप्रतिनिधि लोगों के सामने आकर के बहुत सारे वादे गिनाते हैं और बहुत सारे वादे बताते हैं कि हम आने वाले समय में यदि हम जीतते हैं तो इसे करके दिखाएंगे। अभी इस समय हम मेरठ में उपस्थित हैं और मेरठ हमारे देश की उद्योग नगरी होने के साथ साथ क्रांतिकारियों का भी गढ़ रहा है। यहाँ से किठौर विधानसभा एक सीट पड़ती है जहाँ वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से भी हम मिलने गए, लेकिन वहाँ पर हमारी बातचीत नहीं हो सकी। हमने किठौर विधानसभा के जनता से बातचीत किया और उनसे बातचीत करने के दौरान यहाँ के एक ऐसे जनप्रतिनिधि नेता की बात हमारे सामने खुल कर आई जिनको जानते तो सब लोग हैं। अपने समय में जो एक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के जुझारू विधायक भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी सत्ता में न होने के बाद लोगों का जो जन विश्वास है, आम जनता का जो विश्वास है,
वो इन पर इस कदर छाया हुआ है कि आज भी अपनी मूल समस्याओं को लेकर के जब लोग फंसते हैं तो उन्हीं के सामने आते हैं। नाम सबने सुना होगा। हमारे साथ हैं आज शाहिद मंसूर जी। आज हम बहुत सीधे हम पॉलिटिकल चीज़ों की बातचीत नहीं करेंगे, हम विकास की भी वो मापदंडों पर बातचीत नहीं करेंगे जो वर्तमान समय में सरकार करती आई है। शाहिद मंसूर जी कैबिनेट में रहे और कैबिनेट के अलावा वो विधायक भी रहे, और सबसे बड़ी बात उनका जो स्वभाव है वो इतना मिलनसार है कि वो जब बातचीत करते हैं तो पूरे देश स्तर की बातचीत नहीं करते हैं, वो बातचीत करते हैं अपनी विधानसभा की, वो बातचीत करते हैं अपनी जनता के लिए उन्होंने क्या विकास किए और वो विकास क्या क्या रहे जो जनता की मूल समस्याओं से, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े रहे। तो आइए देर न करते हुए हमारे साथ शायद जिस रूप में दिखना चाहिए, या यूँ कहें कि आप समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और आज भी जनता के दिलों पर आप राज कर रहे हैं, जनता के आप बहुत अजीज़ बने हुए हैं। आप क्या, आपकी दृष्टि में जो विकास है उसे किस हिसाब से देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी मेरठ में अभी आपने कहा कि ये क्रांति की धरती है जी। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, मेरठ समाजवादियों की भी धरती है जी। और मुल्क की आज़ादी के 15 साल बाद मेरठ में समाजवादी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 67 के इलेक्शन में महाराज सिंह बहाती डॉक्टर लोहिया की पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वो यहाँ सांसद बने थे। उसी समय में मेरठ में 4 अन्य विधायक बने थे समाज संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। एक अब जिला बट गया है, पंडित प्यारेलाल शर्मा थे गाजियाबाद से, खरकौदा से सर्व प्रसाद त्यागी थे, किठौर से जहाँ से मैंने प्रतिनिधित्व किया है वहाँ से हमारे स्वर्गीय पिताजी थे, कैंट से वीरेश्वर त्यागी जी थे। तो खालिस ये क्रांति की धरती नहीं बल्कि ये समाजवादियों की भी धरती है। समाजवाद जो लोहिया ने सपना देखा समाजवाद का, या यूं कहें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो समाजवाद की एक भूमि तैयार हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह सिर्फ क्रांतिकारियों की नहीं, समाजवाद की भी धरती है। समाजवाद भी तो एक तरीके से जो एक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करना और क्रांति से ही इसका उद्भव होना, एक जनविद्रोह जो बड़े बड़े जननायक हमारे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ले लीजिए, लोहिया जी का ले लीजिए, तो इनकी जो लेखनी है, इनका जो साहित्य है, जो भी कुछ लिखा है इन्होंने, उसमें भी एक क्रांति की झलक मिलती है। तो ये समाजवाद कहीं ना कहीं उसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। एक तो मेरठ क्रांति की और समाजवादियों की धरती है, और हम लोगों ने अपने बचपन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कहें या स्वर्गीय अपने पिताजी के जो यहाँ पर नारे लगते थे, वो नारे आज भी हम लोगों को याद हैं, और उन्हीं नारों पर समाजवादी पार्टी काम करती है। जब भी सरकार में आती है, चाहे श्रद्धेय नेताजी हों या आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी हों, जब भी हमारी सरकार आती है तो उसी फार्मूले पर काम करती है। जो नारे हमने बचपन में देखे थे, समाजवादी पार्टी उन्हीं नारों पर बात करती है, उन्हीं पर काम करती है। तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोशिश करी थी कि गरीब को बहुत सारी योजनाओं के तहत जो उसका कढ़ाई का, तवे का मसला है उसका हल हो जाए, रोटी का मसला हल हो जाए, कोशिश करी थी। समाजवादी पेंशन दी, वृद्धावस्था पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्या धन दिया। कौन ऐसी स्कीम थी, कहीं गरीब को साइकिल दी, कहीं रक्षा दिया। डायरेक्ट जो है उसकी तवे का इंतजाम करने का समाजवादी पार्टी ने काम किया। दवा की स्थिति,
दवा की स्थिति में सुधार किया, जहाँ अस्पताल नहीं थे वहाँ अस्पताल बनवाए, जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से करोड़ों करोड़ों रुपए जो है वो गरीबों के इलाज पे दिए। पढ़ाई का मसला, आज की आवश्यकता है, लैपटॉप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस दिशा में भी बहुत बड़ा काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। बतौर विधायक और कैबिनेट में भी आपका इतना बड़ा अहम रोल रहा। आप हमेशा अपने स्थानीय विकास की बात करते हैं। अभी आपसे चाहे हम ऑफ कैमरे भी बात करें या व्यवहारिक बात हम उठा लें, तो आप अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास जो होते हैं वो बड़े जगहों के विकास के प्रेरणा स्रोत होते हैं। आपका जो इम्प्लीमेंटेशन था आपके किठौर विधानसभा मेरठ में, वो किस हिसाब से था? कैसे मतलब आपने डेवलपमेंट की वो नींव रखी यहाँ? सरकार की नीतियों से विकास होता है जी। सरकार की नीति जब गांव के विकास के लिए बनेंगी, शहर के विकास के लिए बनेंगी, उसके डेवलपमेंट के लिए बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की, खड़ा करने की बात बनेगी, तो फिर विकास होता है। हमारी सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने इस दिशा में बड़ा काम किया। मैंने कहा योजना जब होती है तो उन योजनाओं के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, देश में सरकार बनी, बात सब ने करी देहात के विकास की, ग्रामीण विकास की, सब ने बात करी। योजना भी बनी, डिपार्टमेंट भी बने, लेकिन योजना और डिपार्टमेंट वो सब कागज़ तक सीमित रह गए। जब सरकारों की योजना होती हैं तो किसी सरकार में अंबेडकर ग्राम बनते हैं, हमारी सरकार में लोहिया ग्राम बने, हमारी सरकार में जनेश्वर मिश्र ग्राम बने, और जहाँ गाँवों में ईंट तक नहीं बिछती थी, खरंजे तक नहीं होते थे, वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश जी की सोच ने, उनके काम करने ने, समाजवादी पार्टी की विचारधारा ने गांव को डेवलप करने के मामले में कोई गांव नहीं, कोई योजना नहीं छोड़ी जो गांवों में लेके ना गए हों। कहीं कहीं कोई लोहिया ग्राम था तो कोई जनेश्वर मिश्र ग्राम था। सिर्फ ये कि गांव को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे सुधार किया जाए। अब इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, जो ये ठोको वाली सरकार है, तो इस सरकार में तो ठोकने की नीति है, काम की नीति तो है नहीं। इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें डायरेक्ट देहात में काम हो रहा हो। बिजली के क्षेत्र में हो रहा हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र में जो है, किसी भी क्षेत्र में 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक भी काम, कोई एक काम ऐसा नहीं किया जो उत्तर प्रदेश के विकास की बात से झलकती हो। हाँ, नारे बहुत आए, हम गौ रक्षा के लिए डेयरी बनाएंगे, हम उसके लिए गौ माताओं की रक्षा के लिए हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। हमें भी लगता था कि सुधार होगा कुछ, लेकिन बात नारे तक रह गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जैसे ही पिछली सरकार में वो बड़े वाले आए थे, मोदी जी आए, उन्होंने कहा हर एमपी एक एक गांव गोद लेगा। मुझे तो किसी गांव में चले जाओ जो उनके गोद लिए हुए गांव में 10 रुपए का कोई काम नहीं होगा। बात सिर्फ कहने की है, गोद ले लेंगे, काम नहीं होगा। कोई योजना है नहीं, न सेंट्रल गवर्नमेंट की, न गांव के विकास में यूपी गवर्नमेंट की, कोई योजना नहीं। जब योजना नहीं है तो गांव में विकास कैसे हो? योजनाएं विचारधाराओं से जन्म लेती हैं। समाजवाद की विचारधारा जो है वो, जिसमें आप कह रहे हैं कि लोहिया, जनेश्वर मिश्र ऐसे जो जननायक रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आप ये डेवलपमेंट करते हैं गांवों में, इनके नाम से डेवलपमेंट करते हैं, तो इनको भी लोगों को जानने की इच्छा होती है। जिन्होंने लोहिया को नहीं पढ़ा, जिन्होंने जनेश्वर मिश्र को नहीं पढ़ा, वो भी एक बार पढ़ने को उनको दिमाग में आता है कि हमारे ये जननायक रहे हैं, इनको हमें पढ़ना चाहिए। मेरठ में अभी आपने बात की कि गायों की, सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए एक ये बन चुका है, टैगलाइन या स्लोगन बन चुका है कि गायों की रक्षा करें। इतने बड़े करोड़ों को बजट लगा करके आपने मेरठ में डेयरी खोली और आज डेयरी बंद पड़ी है। जो 2 बात हैं,
अखिलेश जी ने कामधेनु के नाम से डेयरी खोली, बेरोजगारों की मदद करी, डेयरी खुलवाई। वर्तमान सरकार आई, बात बहुत हुई, लेकिन उन डेयरियों को भी बंद करा दिया गया, वो बंद है। जहाँ तक इनकी बात है गौरक्षा के लिए और डेयरी खोलने के लिए, ये तो सिर्फ कह के रह गए। और मैं जो इनका फार्मूला है, जो इनकी सोच है, जो इनका नारा है, जो इन्होंने काम किया है, उस पर भी बात कर लो। मैं तो प्रेस वार्ता के इस चैनल के माध्यम से मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा फार्मूला है जो 30 रुपये में एक गाय का पेट भर जाए। हाँ, 30 रुपये एक गाय के है, वो कौन से फार्मूले से गाय का पेट भर सकता है, जिसमें उसके लिए चारा भी है, पानी पिलाने का व्यवस्था भी है, चारा डालने की भी व्यवस्था है, उसको सर्दी गर्मी से बचाने की भी है। उस 30 रुपये में मुझे बतलाइए कौन सा ऐसा फार्मूला है योगी जी के पास कि उस गाय का 30 रुपये में पेट भर जाए। 30 रुपये को एक किनारे हम अगर रख दें, ये भी देखने को मिल रहा है बहुत जगहों पर कि 30 रुपये छोड़ दीजिए, गाय मरी हुई मिल रही हैं। सैकड़ों की संख्या में सड़कों के किनारे गायें मरी हैं। प्रधानों के पास कहा जा रहा है कि बाड़े बनाने के पैसे दिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। मैंने अभी एक बात आपसे कही कि नारे बनने से काम नहीं होगा। ये कह तो देते हैं, नारा दे देते हैं, अमल कुछ नहीं होता। जब कोई अमल ही नहीं, जब इन्होंने कहा कि हम डेयरी बनाने के लिए, गायों को पालने के लिए, गायों को रोकने के लिए, उनकी रक्षा के लिए बाड़े बनाएंगे, तो कह तो दिया इन्होंने, बाड़े बने कहाँ? इन्होंने कह तो दिया कि हम प्रधानों को पैसे देंगे, प्रधानों के पास पैसे आए कहाँ? भेजे कौन से प्रधान के पास? तो सिर्फ नारे देने से नहीं काम होता है, काम तो काम करने से होता है। सिर्फ किठौर विधानसभा को ले लें हम, तो किठौर विधानसभा में आपको बताते चलें कि जब तक यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हमारे जो साथ में जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो जब तक यहाँ रहे, उन्होंने कई स्कूल खोले, सरकारी स्कूल खोले, और एक मेडिकल कॉलेज जो मेरठ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने MRI सेंटर भी वहाँ पर खोला। लेकिन अब स्थिति ये है कि स्कूलों में कोई मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, और उनकी नियुक्ति भी नहीं हो रही है। जिनकी हो भी रही है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। ये ट्रांसफ़र करने और नाम बदलने और दूसरी अभी एक चीज़ और करें तो गाड़ियाँ पलटाने में सरकार बड़ी माहिर दिखती है। जहाँ तक सवाल है किठौर विधानसभा क्षेत्र का, मैं ख़ास तौर से किठौर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ जी। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार की बात करोगे तो उसमें हाईवे भी हैं, उसमें मेट्रो भी हैं, उसमें लैपटॉप भी हैं, उसमें सड़कें भी हैं, चाहे वो जनेश्वर की हैं चाहे लोहिया की हैं, उसमें बिजली का भी, घरों का निर्माण भी है, उसमें आपके स्कूलों का निर्माण भी है। ये कोई भी ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाए जिस पर अखिलेश सरकार ने काम ना किया हो। और जहाँ तक किठौर विधानसभा क्षेत्र का मामला है, तो हमारे क्षेत्र में, किठौर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे ज़माने में 10-12 स्कूल खुले, इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, वो खुले। वर्तमान सरकार में तो उनको एक टीचर भी नहीं दे पा रहे, एक चपरासी नहीं दे पा रहे, उनको रख रखाव के लिए, ताला खोलने और बंद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो स्कूल खंडर हुए जा रहे, पढ़ाई के नाम पर ये मास्टर कोई नहीं दे रहे। जो पिछली सरकार में माननीय अखिलेश जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक इंटर डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज दिया था, उसमें 1 किलोमीटर की खरकौदा में सड़क है, अप्रोच रोड, न वो विधायक और सांसद से आज तक नहीं बन पाई। अब स्कूल में आगे को डेवलप, डिग्री कॉलेज को और आगे बढ़ाने में, उसमें साइंस की क्लासेस, उसमें कॉमर्स की क्लासेस, उसमें मैथ की क्लासेस खोलने पर तो क्या काम होता। मैं जो बच्ची वहाँ पर पढ़ने जाती हैं, वो बरसात में और होने के बाद में कच्चे रास्ते पे कैसे वो स्कूल में पहुँचती हैं, वह अप्रोच रोड तक आज तक नहीं बन पाई। जो इंटर कॉलेज बन गए हैं उसमें कोई मास्टर नहीं है, ताला खोलने वाला नहीं है, ताले लगे पड़े। चाहे वो गेसूपुर का हो, चाहे वो बड्ढे का हो, या जड़ौदे का हो, या पीपली खेड़ा का हो, आड़ का हो, कुटले का हो, सैनी का हो, कोई भी किसी स्कूल में जाके देख लो, ये टीचर नहीं दे पा रहे।
ये स्कूल को खोलने की व्यवस्था नहीं कर रहा। किठौड़ में 50 बेड का हॉस्पिटल मैंने आदरणीय अखिलेश जी ने खुलवा दिया था, उसमें मास्टर तक एक नहीं दे पा रहे, डॉक्टर तक नहीं दे पा रहे। जो ITI मैंने खरकौदे में खुलवाई है वो, या जो किठौर में खुलवाई है, दोनों ITI चालू नहीं करवा पा रहे। जो मॉडल स्कूल एक खरकौदे में बनवाया था उसमें चालू करने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। जो बिजली घर मैंने बनवा दिए थे वो बिजली घर बन गए हैं। अगर किसी में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है तो ये एक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं करवा पा रहे, और करवा इसलिए नहीं पा रहे कि जब राम के नाम पर वोट मिलेंगे तो काम करने की आवश्यकता क्या है। आपकी एक छवि हमें चैनल के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि लोगों के दिमाग में एक छवि क्रिएट की गई या कराई गई है कि शाहिद जी जब तक यहाँ पर चाहे विधायक रहे, आप जननेता रहे, यहाँ पर कैबिनेट में रहे, वो एक विशेष समुदाय के लिए हमेशा सोचते रहे हैं, अपने समुदाय के लिए। लेकिन अभी तो आपसे जब हम व्यवहारिक बातचीत कर रहे थे तो आपके पास तो सभी हिंदू बैठे हुए थे। बीजेपी के पास, RSS के पास, या इस विचारधारा के लोगों के पास काम करने के नाम पर कोई है नहीं। काम में इनका विश्वास नहीं है, इनका जुमलों में विश्वास है। ये बड़े बड़े जुमले फेंकते, ये 15 लाख दे देंगे, ये अच्छे दिन ले आएंगे, ये काला धन ले आएंगे, ये गैस फ्री करेंगे, ये बिजली फ्री करेंगे, ये आतंकवाद समाप्त करेंगे, ये पाकिस्तान को सबक बनाएंगे, सिखाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ज़बानी तौर पर। आखिर में हिंदू और मुसलमान पर आ जाएंगे। तुम्हें 6 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, अपना काम गिनाओ ना कि तुमने किया क्या। अब बताओ ना कि तुमने गैस सिलेंडर अगर गरीबों को दिए थे तो अब तक वो फ्री हो जाने चाहिए थे। अब स्थिति इसके विपरीत है, सिलेंडर तो आपने दे दिए गरीबों को। आज गैस की कीमत जो आसमान छू रही है, उस बेचारे गरीब के पास जो है गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। आप आंदोलन करते थे डीजल के लिए, इनके तमाम नेता जो है वो डीजल और पेट्रोल के लिए और प्याज और दाल के लिए गले में कंठी की माला डालकर ये आंदोलन करती थी। यही स्मृति ईरानी जी, यही गैस सिलेंडर लेके आदरणीय राजनाथ सिंह जी बैठते थे। इनके तमाम नेता जो है जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर लेकर, और कोई तो बैलगाड़ी में जाके रेल उसमें कई जगह पर विरोध किया। लेकिन अब जब ये सरकार में आए हैं तो आज इनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आज इनकी प्राथमिकता गरीब नहीं है, आज इनकी प्राथमिकता जो है रेल को ठीक करने की नहीं है, आज इनकी प्राथमिकता जो है वो हवाई जहाज़ को ठीक करने की नहीं है, बढ़ाने की नहीं है। इनकी प्राथमिकताएं आज बदल गई हैं। आज इनकी प्राथमिकताएं ये हैं कि कैसे जो है वो अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जाए, कैसे भारतीय रेल बंद होकर अडानी की रेल चले, कैसे BSNL बंद कर रिलायंस का टेलीफोन चले, कैसे भारत का और इंडियन ऑयल के बंद करके जो है कैसे रिलायंस का पेट्रोल बिके। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी समस्याएं होने के बावजूद हम अगर थोड़ा सा नेशनल लेवल पर पहुँचें, आप एक पुराने नेता रहे हैं और आपकी सोच समझ पढ़ाई लिखाई ये पूरी समाजवाद से और इसकी पूरी परिभाषा से आप जुड़े हुए हैं, जानते हैं सब कुछ। एक लीडर के तौर पर हम राजनीति, अगर आपको राजनीति विशेषज्ञ के तौर पर हम देखें तो उसमें अगर हम बातचीत करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी ये सरकार बनी हुई है, लगातार बन भी रही है। इसका कारण क्या आप समझते हैं? देश की बहुत सारी पार्टियों के नेता, बहुत राजनीतिक दलों के नेता वो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं कि जहाँ कहीं वो विरोध की बात करते हैं उनके काले चिट्ठे सामने आ जाते हैं। कोई बड़े से बड़ा जो नेता है वो अगर भ्रष्टाचार में डूबेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसकी फाइल अगर पकड़ी जाएंगी, उसकी फाइल अगर खुलेंगी तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश में, जनाधार था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन क्या करें, बोलें कैसे? बोलेंगे तो वही जो जितना बोलने की इजाज़त है,
ज़्यादा बोलेंगे तो फाइल रखी है सामने। CBI की ये कहते थे कि ये तोता है, आज वो तोता इनके लिए बोल रहा, काम कर रहा, आज इनके हाथ में है वो तोता। तो और जिनके चरित्र साफ हैं, बेईमानी में डूबे हुए नहीं हैं, वो विरोध भी कर रहे हैं, सरकार से इलझ भी रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी को हम देखें तो समाजवादी पार्टी के जो अभी इतने सारे काम आपने बताया और बहुत सारे काम हमारे दर्शक जानते भी हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट से लेकर के बहुत सारे ऐसे मूल काम थे जो अखिलेश यादव गवर्नमेंट में किए गए। आज युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी हम समस्या मानते हैं कि विचारधाराओं में पार्टी तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन विचारधाराओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बिना उसको एब्जॉर्ब किए पार्टी में आते हैं और कहीं ना कहीं पार्टियों की जो गिरने का कारण होता है वो बाद में वही बन जाते हैं। कैसे युवाओं को आज का जो कहेंगे कि एंट्री है, खासकर हम समाजवादी पार्टी के उसमें देखें तो युवाओं की एक बहुत बड़ी फेरिस्त मिलती है, इसमें युवाओं को बहुत सारी तवज्जो भी दी जाती है इसमें। कैसे देखते हैं आप युवाओं को आज के समय में राजनीति में? सन 62 से बाद 1962 के बाद डॉक्टर लोहिया की सोच ये थी कि यूथ अगर राजनीति में आएगा तो उसकी आवश्यकताएं नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और इसी सोच को के तहत डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी पार्टी के तहत या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तहत समाजवादी युवजन सभा का SYS का गठन किया और हमारे देश के कई बड़े नेता SYS से निकले हुए। जब जो पार्टी ज्वाइन करते थे तो विचारधारा के हिसाब से बात करते थे, बात विचारधारा पर होती थी। 67 तक 71 तक विचारधारा पर बात हुई। सरकार बदलने के लिए बात नहीं करते थे, बल्कि सरकार बनाने के लिए विचारधारा के आधार पर सरकार बनाने की बात होती थी। धीरे धीरे हालात बदले, अब विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अब जो राजनीति में लोग आ रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं बल्कि जब महसूस होता है कि देश में प्रदेश में सरकार की बदलनी चाहिए, ये लोग ठीक नहीं काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे हमसे पहली सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, तो युवा आगे बढ़ता है और सरकार को पलटने का काम करता है। वो अभी भी कर रहा है। लेकिन जो दर्शन था, जो विचारधारा थी, जो समाजवादी पार्टी की सोच थी, यह कहा जाए कि जो ये था कि गरीब को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी की, डॉक्टर लोहिया की, उनके साथियों की सोच ये नहीं थी कि अमीरी को कैसे ख़त्म किया जाए। उनकी सोच ये थी कि जो नीचे पड़ा हुआ आदमी है, जो गरीब आदमी है, अंत्योदय की वो कैसे बड़े आदमियों के, जो बड़े कहलाते हैं, जो बड़े पैसे वाले, उन तक वो कैसे पहुँचे, उसका उद्धार कैसे हो, उसका विधार। ऐसा नहीं कि एक बड़ा है तो उसको काट दो। शायद यही फ़र्क है कम्युनिस्ट में और समाजवाद में। जब बात होती है कम्युनिज्म की तो उनका अंतिम छोर ये है कि बड़ों को ख़त्म कर दो। समाजवादी पार्टी का दर्शन ये है कि जो नीचे का आदमी है उसको ऊपर तक कैसे पहुँचाए। ये बहुत बड़ी बात है कि आज कम्युनिस्ट और कहीं ना कहीं एक जो सोच है वो सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग की बात है, लेकिन समाजवाद जिस विचारधारा को लेकर चलता है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अंत वाले आदमी को हम कैसे इतना समृद्ध कर दें कि वो बड़ा पहुंच जाए, बड़े स्तर तक पहुंच जाए। आज देश में किसान की अगर हम बातचीत करें तो अभी हाल में ही जो विगत
4-5 महीनों से ये आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन पर किसान बैठे हुए हैं और वैसे भी बहुत सारी समस्याएं किसानों की अभी भी हैं। बिजली की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, पानी की समस्या है। इस किसान आंदोलन को, क्योंकि आपने तो एक बड़ा दौर देखा है, कई दशक आपने देखे हैं, बड़े आंदोलनों को अपने आँखों से भी देखा है, शामिल भी हुए हैं, इस आंदोलन को किस हिसाब से देख रहे हैं आप? जब पानी सर से गुजरता है तो फिर तो क्रांति होती है। पिछले लंबे समय से जब से कृषि पर बात होनी शुरू हुई, किसान की बात होनी शुरू हुई, ये कहो कि चौधरी चरण सिंह का जब राजनीति में उदय हुआ, वो राजनीति में आए, तो सबसे पहले उन्होंने ही जो है वो किसान नाम की चीज़ को भी जो है वो देश के पटल पर रखा, सांसद के पटल पर रखा। वो आए उठ कर, उन्होंने बात करी किसान की, और उसी किसान आंदोलन को कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान की आवश्यकताओं को लेकर, किसान की दिक्कतों को लेकर, किसान की बदहाली को लेकर कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आंदोलन करे, या अब वर्तमान में ये किसान आंदोलन है। हम लंबे समय से देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग हों या देश के अपोजिशन के लोग हों, जो भी अपोजिशन में रहता, वो बराबर ये मांग करते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, तो उससे किसानों का उद्धार होगा। जब ये लोग सरकार में आए तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। अब जब ये सरकार में आए तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को तो भूल गए। ये और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे इस देश का मजदूर, इस देश का व्यापारी और इस देश का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। जिन लोगों ने इन कानूनों को पढ़ा और उसकी व्याख्या उसके डेप्थ में नहीं गए, ये तो उनकी आप बात करो। पहला कानून है कि इन्होंने स्टॉक की सीमा जो है वो अनलिमिटेड कर दी। अनलिमिटेड स्टॉक की सीमा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फिर इनको उसको सामान को रखने के लिए लालाओं को, जो इनके चेले हैं उनको, अडानी हो या अंबानी हो, उनको सामान को रखने के लिए, खाने पीने की चीज़ को स्टॉक करने के लिए, सिर्फ इसलिए इन्होंने उस कानून को लाए कि वो पाबंदी ख़त्म हो जाए। अब इनकी अलग से गोडाउन बन गए। दूसरा कानून लाए तो जो पुरानी मंडी है इनको ख़त्म करके और भी मंडी बनाने की। दूसरा कानून ये है। अब उसका मंडी का क्या होगा? माल स्टॉक करने के लिए इनके पास है, इनके पास मंडी है। जब ये दोनों चीज़ हो तो तीसरा जो है वो कोऑपरेटिव खेती है। ये तो 3 कानून है। तो जिन लोगों की समझ में ये बात आ गई, जिन लोगों ने कानून के बारे में समझ लिया, चाहे वो हरियाणा के हों या पंजाब के हों, ये जिन्होंने अपनी आंखों से इनके वो गोडाउन देख लिए, ये जो फ्राइट कॉरिडोर ये बना रहे हैं सिर्फ इन्हीं मंडियों से मंडी को जोड़ने के लिए, इन्हीं लालाओं की मंडी से मंडी को जोड़ने के लिए जो ये देश का पैसा लगा रहे हैं ये फ्राइट कॉरिडोर में, जो लोग इसको समझ रहे हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, वो सड़क पर बैठे हैं, वो बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्हें सर्दी की परवाह नहीं है, उन्हें बरसात की परवाह नहीं है, उन्हें ओलों की परवाह नहीं है, बर्फ़ की परवाह नहीं है। वो बैठे हैं वहाँ किसानों की रक्षा के लिए। हम एक बार फिर से अगर किठौर विधानसभा में लौटते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ रहे हैं, काम किए हैं शाहिद मंजूर जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वोटिंग की जो एक गिनती होती है उसके आधार पर आज वर्तमान में आप विधायक नहीं हैं, लेकिन आपका मानना है कि आप कभी अपोजिशन में नहीं रहे, आज भी आप उसी तरीके से पेश आ रहे हैं लोगों के साथ जैसा आप जब सत्ता में थे तब आते थे। ऐसा क्या कारण आपको लगा होगा जब एक समय चुनाव की गिनती हुई और आपको कागज़ी तौर पर ये आया कि इस बार आप विधायक नहीं हैं? उस समय ऐसा क्या महसूस हुआ कि ऐसी कोई कमी रह गई जिससे हम सत्ता में नहीं लौट पाए? हाँ, उसी का आत्ममंथन कर रहे हैं। 4 साल हो गए, अभी 1 साल और करना है। जो कमी रह गई उनको दूर करना है। और ऐसे आत्ममंथन आप भले कर रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास आप पर बना हुआ है, तो फिर से लौटने की उम्मीद आपको लग रही है? तो जनता के हाथ में है।
पर जनता तो पूरा आपके सपोर्ट में है। अब ये तो रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि कितना सपोर्ट में कितना खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, और वो जनता जब उनको लाई है, जिता के लाई है, उसके विश्वास पे कितना खरा उतरे हैं, ये तो आने वाले जो चुनाव हैं 2022 के वही बतलाएंगे कि ठोको नीति से कुछ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ। तो तभी अभी सामने आएगा कि योगी जी ने कह दिया कि ठोक दो, तो ठोक तो दिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को लंगड़े किए, लेकिन शायद आज तक उन्होंने इस बात की समीक्षा नहीं करी 4 साल में कि इतने ठोकने के बाद भी क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं है। आवश्यकता है बाबा, ये आखिरी साल है कि अपनी नीति को बदलें और जो क्रिमिनल्स हैं उन्हीं को शिक्षकों के पीछे डालें। ये क्या ठोकर नीति उन्होंने दी है। इससे अगर क्राइम कंट्रोल होता तो स्थिति अब तक सही हो जाती। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप क्या मानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, या एक नेता में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो उसे जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के सामने स्थापित कर सके? पहली कोशिश तो यही मन में एक बात ये रखनी चाहिए कि आज जो जनता हमारे द्वार पर है, कल को हमें जनता के द्वार पर जाना है। आज जो मेरे घर आ रहा है, कल को वोट मांगने मुझे इसके घर जाना। ये बात हमेशा ख्याल में रहनी चाहिए, मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। और अगर जो जनप्रतिनिधि इस बात को ध्यान में रखते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें जनता के पास जाना है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। जो लोग आपे से बाहर हैं, विधायक होने के बाद, MP होने के बाद जनता का अनादर करते हैं, उनकी जनभावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनके विपरीत बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कल को जाना है इन्हीं के पास, फिर वहीं जाएंगे, फिर वोट मांगने जाना है। अगर किसी के प्रति व्यवहार गलत हो गया तो वो याद रखेगा और तलाश में रहेगा कि किस दिन आता क्षेत्र, वहीं जवाब देगा। तो ये आज हमारे साथ थे शाहिद मंजूर जी, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और मेरठ के किठौर विधानसभा में विधायक रहे। वर्तमान समय में वो भले विधायक ना हों, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोगों के अजीज़ हैं, उनकी बातचीत से आप समझ गए होंगे कि नेताओं का जो एक गुण होना चाहिए, या नेताओं की जो एक पहचान जनता के दिल में होनी चाहिए, वो है कि उनको कभी मत भूलना, क्योंकि आज वो हमारे द्वार पर बैठे हैं, हमें कल उनके द्वार पर जाना है। ऐसे जन नेताओं की वास्तव में हमारे भारत में कमी है। कमी इसलिए भी है, विचारधारा की भी कमी है, विचारधारा की समझ की कमी है। अगर ये विचारधाराओं को समझकर लोग मैदान में उतरें, नेता बने, तो शायद समाज का और समाज के लोगों का भला हो। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमने आपसे बातचीत कराई पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर जी, जिनसे हमने प्रेस वार्ता लाइव के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी चीज़ों पर, चुनावी बातों पर, सियासती बातों पर हमने उनसे बातचीत की और एक मुकम्मल तरीके से, सहज और सरल तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत के लिए। एक